हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम प्रेजेंट सिनेरियो में आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हम देखते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आफ्टर द इंडिपेंडेंस मोर देन 70% पॉपुलेशन रिसाइड हो रही थी इंडिया की एग्रीकल्चर के अंदर। उसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था और धीरे धीरे उसमें से एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा। उसके एक्सपोर्ट करके इनकम जनरेट हो रही थी, वो भी कम होने लगी। सो दैट हैव टू बी रिड्यूस्ड द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम हुआ बिकॉज ऑफ जो भी इंडस्ट्रियल आए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसकी वजह से ऑल द एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इंडस्ट्री के अंदर। और इंडस्ट्री जो है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, electricity, water, transportation, so that all have to be interdependent. तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हैव टू बी अफेक्टेड। तो यहाँ पर ग्रोथ दिया गया है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यू कैन ऑब्जर्व दैट फूड ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर कैन, ऑयल सीड्स एंड कॉटन, तो ये सबके क्रॉप्स के नाम। और उसके 1950-51 मीन्स अब हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब इम्प्लीमेंट हुआ था वो टाइम, एंड 2013-14, तो ये सेंसस के अकॉर्डिंग टू फूड ग्रेन्स जो है वो मैट्रिक टन के अंदर 1950-51 के अंदर 51, और वो इंक्रीज़ हुआ, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, वो बढ़ा 264.4 मैट्रिक टन। सेम वे पल्सेस मैट्रिक टन में 8.4 मैट्रिक टन था, वो इंक्रीज़ हुआ 19.6 मैट्रिक टन। वैसे ही शुगर कैन कैश क्रॉप है, तो उसका प्रोडक्शन हुआ मैट्रिक टन में 69 मैट्रिक टन्स शुगर कैन का प्रोडक्शन हो रहा था, वो एकदम इंक्रीज हो गया 348 मैट्रिक टन हुआ। सो दैट हैव टू बी मोर। ऑयल सीड्स, उसका प्रोडक्शन हुआ 55.1 metric ton, and that have to be increased to 32.4 metric ton. And lastly we can observe that cotton, that is in the metric bale, means जिसको घासड़ी बोलते हैं, बड़ा बड़ा जो पैकेट्स आते हैं, तो उसके अंदर 2.1 मैट्रिक बेल था। सो दैट हैव टू बी 36.5 मैट्रिक बेल्स। दैट इज अ वास्ट प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। सो सारे एरिया के अंदर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। वैसे कि इनकम कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट अंदर जनरेट कम हुआ है, फिर भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। सो हियर we can observe that have to be more and more production. And lastly the mean rise of 17%, जो कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, that have to be 17%। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं, पॉसिबिलिटी that become possible only due to rise in the cultivated land and rise of hectare wise productivity। तो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इंक्रीजमेंट एंड rise in the cultivated land. So due to this, then base for industrial development. So here एग्रीकल्चर इज़ द बेस फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर।
इसीलिए बेसिक सेक्टर कहा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। जैसे कि शुगर बनवानी है, फैक्ट्री के अंदर शुगर तो बनती है, पर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहना पड़ता है। फूड शुगर कैन प्रोड्यूस हो गए तो ही शुगर बनेगी। सेम वे कपड़ा, कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है तो गारमेंट कंपनी को कॉटन क्लॉथ्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और कॉटन क्लॉथ वालों को एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सो सेम वे जो ग्राउंड नट्स एंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सो मैनी टाइप ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ऑयल जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सो दैट ऑल प्रोवाइडेड द एग्रीकल्चर सेक्टर raw material to the industry. Agriculture sectors production to do the production as per the capacity of the industrial sector to attain possible development. तो इंडस्ट्रीज बड़ा प्रोडक्शन करते, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और जैसा जैसा रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है वैसे वैसे वो प्रोडक्शन करते जाते हैं। इन एडिशन टू दैट रूरल एरिया बिकमिंग बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो जो गांव है वो बड़ा मार्केट हो गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, बिकॉज 69% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन द रूरल एरिया। Here it is noticeable that 69% of population of rural area has main source of income from agriculture. Most of population विलेज में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, पर उनका मेन इनकम का सोर्स भी एग्रीकल्चर ही है। ड्यू टू दैट ओनली रूरल एरिया आर डिमांडिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविज़न, फ्रिज, बाइक, मोबाइल एसेट्रा। तो वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी इनकम आती है, फार्मर के पास जो भी इनकम आती है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? घर में टीवी नहीं है तो टीवी लाएंगे, दैट इज़ टेलीविज़न, फ्रिज लाएंगे, बाइक, मोबाइल। तो लाइक दैट दे आर यूटिलाइजिंग देयर इनकम। तो उनको भी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सो बोथ द पार्टीज, फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री जो है वो पॉपुलेशन को टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ द बेस फॉर द इंडस्ट्री। नाउ वी हैव टू गो with the next topic, causes of raw productivity of agriculture। मीन्स क्या कारण है जिसके थ्रू हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर 3 reasons are given। फर्स्ट इज institutional factors, technological factors and other factors। So first we have to clarify with the institutional factors। It influence of those farmers who work in institutions and are felt in the physical, social, economic and legal factors are institutional factors। Such factors are negative in India due to that agriculture development is very low or of वेरी लीस्ट लेवल। सो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत ही लो है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर फार्मर के जो भी बोरोइंग्स करते हैं वो बैंक से नहीं बोरो करते हैं, वो बोरोइंग्स करते हैं ज़मींदार से। तो ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम आर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इम्प्लाइड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट की थी। एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए
एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, लैंड ओनरशिप सिस्टम एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो ये सारे जो है 1 मार्क में पूछ सकते हैं, विच आर द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। दिस इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स रिमेन resistant or negative. Due to this agriculture productivity has also remained low. तो ये क्यों लो है? तो यहाँ पर ये जो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट की है उसके थ्रू जो फार्मर है वो डेब्ट के अंडर में दबा जा रहा है। ओके, तो दैट डेब्ट ओनली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग विथ इंटरेस्ट। डेब्ट तो ज़्यादा नहीं होता, डेब्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट उसका ज़्यादा हो जाता है। सो विद दिस ऑल सिस्टम्स दैट आर नॉट कम अप, उनका जो ऊपर नहीं आ सकते हैं। सो हियर द फर्स्ट रीज़न ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। लैंड रेवेन्यू का मतलब है कि कर वसूलना, जो ज़मीन जो है उसके ऊपर कर वसूलते हैं। ज़मींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंट। मीन्स हम फ्रीडम हासिल किया उससे पहले ये सारे सिस्टम चल रहे थे। तैनान ऑफ लैंड और लैंडलेस लेबर वर कल्टिवेटिंग द लैंड अंडर दिस सिस्टम। तो जो तैनात है लैंड के एंड लैंडलेस लेबर वो ज़मीनों पर काम करने लगे। अ लार्ज शेयर ऑफ क्रॉप और जस्ट बाय लेवलिंग substitute level of farmer, the entire crop has been compulsory taken by the landlord as a rent of land. तो थोड़ा सा ही हिस्सा फार्मर को मिलता था और बाकी का पूरा हिस्सा that have to be go through the landlord as a land revenue या फिर रेंट के तौर पर ले लेते थे। This was the reason why farmers were not interested in increasing productivity. तो यही रीज़न है जिसकी वजह से फार्मर्स को इच्छा ही नहीं हो रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन वो ज़मींदार जो है वो ले जाएगा एज अ लैंड रेवेन्यू, एंड प्रोडक्शंस हैव टू बी लो or they were not ready to implement any innovation. Innovation means कोई भी सुधार वधार, innovative ideas नहीं लगाते थे. So agriculture production remains stagnant, same ही रहता था उसका production. As a result, agriculture production did not increase as per the national requirement. जितनी requirement थी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रहा था प्रोडक्शन, नॉट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट टीलर and to control rent of land, Tiller Land Act was passed. But this act was not completely implemented, and due to that farmers are not exploitation free. Means उनका शोषण तो होता ही था. Finally productivity of agriculture sector become serious issue. तो यहाँ पर टीलर लैंड मीन्स जो खेत जोतता है उसकी ही ज़मीन, लाइक दैट दे आर हैविंग द एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट दे हैव इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट कॉज है एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर जब प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्टिविटी के लिए फूड ग्रेन सीड्स चाहिए,
Majority of farmers are facing poverty in India. They are in need of agriculture finance क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती थी to buy fertilizer, seeds, pesticides. उसके लिए बीज जो बोना होता है खेतों के अंदर तो उसके लिए उसके अंदर खाद डालनी होती है तो उसके लिए पैसा चाहिए. और एग्रीकल्चर फाइनेंस जो था वो बहुत ही महंगा पड़ता था. दे रिक्वायर फाइनेंस टू डू कल्टिवेशन. खेती बाड़ी करने के लिए पैसे चाहिए. सिंस इंडिपेंडेंस अ ग्रेट रोल इज प्लेड बाय द प्राइवेट मनी लैंडर्स जैसे कि ज़मींदार एंड लैंडलॉर्ड. दिस ऑल 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस बिजनेस was managed by the money lenders 1951 तक. तो 71% में से पैसे की जो लेन देन होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मनी लैंडर के पास से ही लेते थे फार्मर्स. दे वर प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था. नॉट इवन दैट दे वर डूइंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट टू एक्सप्लॉइट पुअर फार्मर्स. मीन्स अपना जो मनमानी ब्याज चढ़ा कर देते थे एंड उनका शोषण करते थे. उनको क्या पता चलेगा क्योंकि वो फार्मर्स अनपढ़ थे. तो लाइक दैट दे हैव टू एक्सप्लॉइट. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैड नेशनलाइज्ड बैंक. आरबीआई हमारी आफ्टर द इंडिपेंडेंस नेशनलाइज हुई है. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी लैंडर्स हैव टू बी डिक्लाइन. गवर्नमेंट हैज़ एक्सपांडेड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस. और उनका जो इंट्रोडक्शन था बाय कंस्ट्रक्टिंग रीजनल रूरल बैंक. जो शेड्यूल बैंक हमारे थे 4th चैप्टर में उसमें से RRB रीजनल रूरल बैंक इन 1974 जो शेड्यूल बैंक कहलाती है. एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसको नाबार्ड कहते हैं. सो दैट हैव टू बी इन 1982 वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ. एंड दिस बोथ हैव टू बी एफोर्ट फॉर द finance to the agriculture sector. Money lenders fell down to 27%, were remaining entire agriculture credit is managed by the institutions. तो ये जो दो इंस्टीट्यूशन है रीजनल रूरल बैंक और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, तो ये दोनों जो है वो इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड रहने लगे. These factors prove that farmers are paying higher cost to avail credit. तो वो प्रूव करते थे कि पैसे चाहिए तो फार्मर कुछ भी ब्याज हो वो पैसे लेंगे ही लेंगे, पैसे उनके ही पास से लेंगे. तो वो उनका मनी लैंडर का प्रपोर्शन कितना हो गया 27%, जो 70% तक था वो. To avail credit and due to their revenue remains very low. As profit are remaining very low, farmers are not much interested to improve productivity. तो उनका प्रॉफिट रिमेन्स लो होता था क्योंकि वो ब्याज के अंदर में दबे हुए थे एंड उनको प्रोडक्टिविटी भी लो होने लगा. दैट इज नॉट इम्प्रूव्ड. As the profit are remaining very low, farmer are not much interested in a productivity. Agriculture oriented work and agriculture productivity has also remained low. क्योंकि उनको इच्छा नहीं हो रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हम डेब्ट के अंडर में दबे हुए होंगे. सो दैट इज़ द ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस सिचुएशन. एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जब मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्शन तो हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, पर उसको प्राइस हायर प्राइस नहीं मिलता था.
that have to be exploited. So due to weak infrastructure, क्योंकि वो जो बुलॉक कार्ट में उनको ले जाना पड़ता था, तो विलेज और सिटी मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल एट द सिटी लेवल, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थे, एडिक्वेट रोड नहीं थे। रिमोट एरिया जो है, रिमोट एरिया मीन्स अंदरूनी जगह जहाँ होती है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, रोड कच्चे होते हैं। तो ये सब की वजह से डिफरेंट रेट होते हैं एट द टाइम ऑफ सीज़न एंड एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द सीज़न। तो इसकी वजह से भी एंड मेजॉरिटी केसेस हाई प्राइस बेनिफिट गोज़ टू द ट्रेडर्स एंड होर्डर्स। होर्डर्स का मतलब है संग्रह करने वाले, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का गोडाउन में स्टोरेज करते हैं, तो होर्डर्स। तो ये फार्मर्स के पास से जो भी लेते हैं तो वो मेजॉरिटी केसेस हाई प्राइस बेनिफिट गोज़ टू ट्रेडर्स एंड होर्डर्स। फार्मर हु आर अंडर द डेब्ट आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप बिफोर क्रॉप गेट रेडी। तो उनको मनी लैंडर्स के रिमाइंडर आते हैं कि हमारे पैसे वापस दो, आपके पैदावार तो हो गई है, तो क्रॉप जो है वो रेडी हो जाता है, तब से डिमांड करने लगते हैं। एंड फार्मर्स आर लीस्ट इंफॉर्मेटिव, सो दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ द मार्केट, नॉलेज ऑफ द मार्केट रेट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग प्रोसीजर, ये सब के बारे में नहीं पता होता है। सो दे आर नॉट बी एबल टू गेट गुड रिटर्न ऑफ देयर क्रॉप एंड ड्यू टू दिस दे बिकम पैसिमिस्ट, मीन्स वो तनाव में आ जाते हैं। डेप्थ तो था ही था, पर ऊपर से प्रोडक्टिविटी के प्राइजेस भी नहीं मिल रहे हैं। देन लास्ट रीज़न है इंस्टीट्यूशनल का, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। इंडियन फार्मर्स आर फैटलिस्ट एंड हैविंग लीस्ट इंफॉर्मेशन। रूरल सोसाइटी इज़ बाउंड विद द ओल्ड ट्रेडिशन एंड स्ट्रक्चर। पुराने ज़माने को फॉलो करने वाली, कल्चर को फॉलो करने वाले। एज दे आर फैटलिस्ट, they accept problem given by nature and accept situation of a scarcity। जो भगवान का प्रकोप है, अगर बारिश नहीं होती है तो वैसा मानने वाले हैं। एंड सो दे डू कल्टिवेशन फॉर देयर सब्सिस्टेंस ओनली। जो उनके अंदर, उनके आसपास जो भी मिलता है उसी के अंदर वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि ये मर्ज़ी भी भगवान की ही मर्ज़ी है, जो परिस्थिति हमें दी है वो भगवान ने ही दी है। और हमारे पुराने ज़माने से हमारी ये कल्चर है, हमारी संस्कृति है, ट्रेडिशन पुराने ज़माने से चला आया है, तो वही हमें फॉलो करना है। सो लाइक दैट दे आर हैविंग द नेचर, दे आर नॉट हैविंग मोटिवेशन टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक सद्धरता लाना, डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेशन मीन्स जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसको इंक्रीज़ करना, इंक्रीज़ इन द इनकम। और इसकी वजह से इनकम इंक्रीज़ होगी तो उनमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई एग्रीकल्चर विच इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द रूरल एरिया इज़ हैविंग लो प्रोडक्शन। रूरल सोशल स्ट्रक्चर मीन्स सोसाइटी जो है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो पुराने ज़माने पाश्चात्य संस्कृति में से आए हुए। सो लाइक दैट दे आर नॉट रिमूविंग दैट, ऐसे जैसे चला आया है वैसे ही करना है। सो लाइक दैट दे आर हैविंग। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।